हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में डायमंड लीग का आयोजन किया गया था और उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों, उनका थ्रो कितना था? 85.71 मीटर का। तो उन्होंने 85.71 मीटर भाला फेंक करके दूसरा स्थान हासिल किया था। और इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। जो डायमंड लीग का फाइनल होगा ये अमेरिका के यूजीन शहर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, जो ज्यूरिख में डायमंड लीग आयोजित की गई है अभी हाल ही में, उसमें चेक रिपब्लिक के जैकब वार्ड लेज ने पहला स्थान हासिल किया है और जर्मनी के जूलियन बेबर ने तीसरा स्थान हासिल किया था और दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा ने हासिल किया था। दोस्तों, हाल ही में 27 अगस्त 2023 को नीरज चोपड़ा ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित की गई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था और वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। दोस्तों, ये जो डायमंड लीग आयोजित की गई है ज्यूरिख में अभी हाल ही में, तो उसमें पुरुषों की लंबी कूद में एम श्रीशंकर ने 5वां स्थान हासिल किया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा के पुरस्कारों की, क्योंकि नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2018 में, विशिष्ट सेवा पदक जो कि सेना का पदक है ये 2020 में दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में, परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में दिया गया था और पद्मश्री से उन्हें 2022 में सम्मानित किया गया था। तो ये है नीरज चोपड़ा के पुरस्कार। अब हम नीरज चोपड़ा के मेडल भी डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल हासिल किया था, इससे पहले भी, और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल, डायमंड लीग 2022 में गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल और एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल और साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। दोस्तों, यहां पर बात आई थी स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, कैपिटल इसकी वर्न है। और ज्यूरिख शहर की बात आई थी तो ये है दोस्तों यहां पर स्थित ज्यूरिख शहर, और यहां पर है जेनेवा और यहां पर है लुसाने। तो दोस्तों, आपको बताना है कि लुसाने में किन किन खेल संस्थाओं का मुख्यालय है। लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको लाइक करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि डिसलाइक करने वाले जब अपना काम नहीं छोड़ सकते तो लाइक करने वाला अपना काम क्यों छोड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पत्र सूचना कार्यालय, जिसे पीआईबी बोला जाता है, के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मनीष देसाई। तो अभी हाल ही में मनीष देसाई जो हैं वो पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के महानिदेशक बने हैं। पीआईबी को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ ऑफिसर हैं मनीष देसाई। तो उन्हें पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और जो मनीष देसाई हैं वो 1989 बैच के अधिकारी हैं और अब वो सरकार के प्रधान प्रवक्ता भी होंगे। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। बात आई है पीआईबी की। तो दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो स्थापना है या जो इसका गठन है वो 1919 में किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसका काम क्या होता है? दोस्तों, इसका काम होता है सरकार की नीतियों की सूचना देना, यानी कि सरकार क्या काम कर रही है उसकी सूचना देना किसका काम होता है? पीआईबी का काम होता है। दोस्तों, यहां पर बात आई थी नियुक्ति की। तो 2023 की अभी हाल ही में जो नियुक्तियां की गई हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एमएस धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है।
इगा स्विएटेक इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। नीलकंठ मिश्रा यूआईडीएआई के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं और संजय कुमार अग्रवाल सीबीआईसी के चेयरमैन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आर रवि कन्नन को। किसे दोस्तों? आर रवि कन्नन को। तो डॉक्टर हैं आर रवि कन्नन, तो उन्हें 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों वह एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है तो उसे ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। और दोस्तों उसके जो डॉक्टर होते हैं उसे ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो जो आर रवि कन्नन है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कैंसर के क्षेत्र में वो काम करते हैं। उन्हें स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के अन्य विजेताओं की। तो 2023 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो एक नाम हो गया आर रवि कन्नन का, दूसरा नाम है कोरबी रचंद का जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड हैं। दोस्तों वह वंचित लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, शिक्षा को सुलभ बनाते हैं और गरीबी को दूर करने के क्षेत्र में काम करते हैं। दोस्तों तीसरा नाम है यूजेनियो लिमोस का जो कि तिमोर लेस्ते देश के हैं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में और प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में काम किया हुआ है, इसके लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। चौथा नाम है मिरियम कोरोनेल फेरर का जो कि फिलीपींस की हैं और उन्होंने युद्ध विवादों को सुलझाने और अपने देश में मार्शल शासन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता। अब हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को हर साल दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। यहाँ पर बात आई है फिलीपींस की। तो दोस्तों ये आप फिलीपींस का मैप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और इसके पूर्व दिशा में है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है और फिलीपींस एशिया महाद्वीप में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कब से कब तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है? तो दोस्तों सरकार के द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में 5 बैठकें होने वाली हैं और इससे पहले मानसून सत्र भी आयोजित किया गया था 20 जुलाई से 12 अगस्त तक, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र बुलाया गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं संसद के सत्र के बारे में। तो एक साल में आमतौर पर 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन सरकार अगर बीच में चाहे तो विशेष सत्र भी बुला सकती है। तो अभी सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें 5 बैठकें होने वाली हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है। संसद का सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों संसद सत्र बुलाने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में किया गया है। जनवरी से अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक चलने वाला जो सत्र होता है वो बजट सत्र कहलाता है और सबसे लंबा सत्र यही होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 79 में है। संसद किससे किससे मिलकर बनती है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारतीय संसद की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। दोस्तों संसद, राज्यसभा और लोकसभा के जो अनुच्छेद हैं उनको याद करने की एक ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक है सरल। तो सा से हो जाएगा संसद, रा से हो जाएगा राज्यसभा और ला से हो जाएगा लोकसभा। तो इसी प्रकार से आपको इनके अनुच्छेद याद रखने हैं। तो संसद का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का वर्णन
अनुच्छेद 81 में है। तो इस प्रकार से आप इनके क्रम को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो संसद का वर्णन 79 में, राज्यसभा का वर्णन 80 में और लोकसभा का वर्णन 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां राष्ट्रीय पोषण माह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये जो माह है ये 1 से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। ठीक है, इसकी थीम याद रखिएगा, थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। और यह जो माह है ये महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए उचित कार्य किए जाएंगे इस एक पूरे माह में। दोस्तों याद रखिएगा, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। तो हर साल सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों में पोषण के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को पहली बार भारत में 1982 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी का गठन किया है? आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो उनकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर एक कमेटी का गठन किया गया है। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक एक विशेष सत्र बुलाने वाली है संसद का, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव पर बिल भी ला सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, यानी एक देश एक चुनाव क्या है? तो एक देश एक चुनाव का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। अब सवाल आता है कि क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है पहली बार हो रही है? तो ऐसा नहीं है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव थे वो एक साथ ही हुआ करते थे। यानी वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रोसेस है ये पहले होती रही है, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई। 1968 और 69 में कई ऐसी विधानसभाएं थी जिनको समय से पहले ही भंग कर दिया गया था, और उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। तो इससे जो विधानसभाओं का कार्यकाल था वो गड़बड़ हो गया, आगे पीछे हो गया। तो तब से यही प्रक्रिया चली आ रही थी, और अब फिर से केंद्र सरकार के द्वारा यही सोचा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाए। देखिए यहाँ पर एक समिति की बात आई है, तो भारत की जो प्रमुख समितियां हैं और जो आयोग हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे नरसिम्हन समिति कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बैंकिंग सुधार या वित्तीय सुधार से रिलेटेड है। स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य का संविधान में जोड़े जाने से रिलेटेड है। केलकर समिति कर संरचना सुधार के लिए बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। खुसरो समिति कृषि में सुधार से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी का आकलन करने के लिए बनाई गई थी। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति पर बनाई गई थी, और ठक्कर आयोग का गठन इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए किया गया था। तो दोस्तों ये हैं प्रमुख समितियां और आयोग, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कोयम्बतूर में। तो तमिलनाडु के कोयम्बतूर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह जो प्रतिमा है साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स में स्थापित की गई है। अब हम बात करते हैं आर.के. शनमुखम चेट्टी जी की। तो इनका जन्म 17 अक्टूबर 1892 को कोयम्बतूर में हुआ था, और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में भारत की आजादी के बाद आर.के. शनमुखम चेट्टी को अपना वित्त मंत्री चुना था। तो दोस्तों भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। देखिए यहाँ पर एक प्रतिमा की बात आई है, तो भारत के प्रमुख स्टैचू भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में है, और ये रामानुजाचार्य का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में है, जो कि नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है, जो कि B.R. अंबेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ पीस ये कहां पर है? पाली राजस्थान में, और ये विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर स्थित है? केवड़िया गुजरात में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहां पर स्थित है दोस्तों? नाथ द्वारा राजस्थान में है, और यह भगवान शिव को समर्पित है।
तो ये भारत के प्रमुख स्टैच्यू भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई पूरी क्षमता से कहां चालू की गई है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो दोस्तों, गुजरात में जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसकी जो यूनिट 3 है उसको अभी हाल ही में पूरी क्षमता के साथ चालू किया गया है। और यह जो यूनिट तैयार की गई है यह पूरी तरह से स्वदेशी है और इसकी क्षमता है 700 मेगावाट की। आने वाले समय में इसकी चौथी यूनिट भी शुरू की जाएगी 2024 में। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा देश में जो परमाणु संयंत्र है उनको संचालित किया जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी डिस्कस करते हैं। तो जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कर्नाटक में है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र सूरत गुजरात में है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, नानोरा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोटा राजस्थान में है और तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। तो ये है भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारत के नए युद्धपोत महेंद्रगिरी को कहां लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो अभी हाल ही में भारत के एक नए युद्धपोत महेंद्रगिरी को लॉन्च किया गया है मुंबई में। कब लॉन्च किया गया है? 1 सितंबर 2023 को। इसको तैयार किसने किया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है और इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया है। और दोस्तों, इसका नाम ओडिशा राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसमें भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियां तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राज्य में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। तो अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, तो वहां पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि दोस्तों, जो अक्टूबर का महीना होता है उसमें नवरात्रि और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार आयोजित किए जाते हैं। तो इसी को देखते हुए जॉर्जिया राज्य में अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है और इसकी घोषणा जॉर्जिया के जो गवर्नर हैं ब्रायन कैंप उनके द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज की पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को। किस राज्य के चोकुबा चावल को जीआई टैग मिला है? असम। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया है? 31 अगस्त को। डेनियल मैकगाहे पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी, उनका संबंध किस देश से है? कनाडा से। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम या हॉकी म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है? झांसी में। किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? कर्नाटक में। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ओडिशा में। ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला है? मनोज बुबना को। किस राज्य में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किए जाएंगे? त्रिपुरा में। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, यानी कि भारत की सीमा पड़ोसी देशों से कितनी लगती है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर उसके बाद चाइना से 3488 किलोमीटर की, फिर उसके बाद पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर और भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है त्रिपुरा। तो क्वेश्चन ये था कि माणिक साहा किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? वो त्रिपुरा राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। आज का क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।